आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। आज बायोलॉजी मास्टर सीरीज में बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर को कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, मजा आएगा पढ़ने में। इस चैप्टर में हमें स्टडी क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं एंड उसके प्रोसेसेस क्या हैं। क्या आप इसमें बेसिकली प्रोसेस में एक ही टाइप की बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी टर्म जो थी वो दी थी कार्ल एरिक ने 1919 में। 1919 में और भी कुछ हुआ था, जलियांवाला हुआ था ना। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल सेल्स और देयर एंजाइम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस व्हिच आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन और ह्यूमन वेलफेयर अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ। ये वाली डेफिनेशन आपको याद रखनी है बेटा। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज EFB, क्या बोलती है? बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल एंड मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये EFB की डेफिनेशन है। बाय द वे ये सिंपल डेफिनेशन है, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल सेल और देयर एंजाइम्स टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। बेसिकली बायो के साथ में टेक्नोलॉजी का एडिशन कर दिया है। बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई बायो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज में आ सके। राइट, आगे चलें। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं या फिर मैं इसमें बोलूं कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न बायोटेक है, उसके पीछे दो कोर प्रिंसिपल्स हैं। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है स्टेरिलाइजेशन मेथड। ये दो कोर हैं जो कि मॉडर्न बायोटेक के पीछे का रहस्य है। प्रिंसिपल ये इसी पे बेसिस है मॉडर्न बायोटेक के। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ डीएनए आरएनए में एंड देयर इंट्रोडक्शन इनटू द अनदर होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज द फिनोटाइप कैरेक्टर ऑफ द होस्ट। बेसिकली जेनेटिक मटेरियल में चेंज करके और उसको होस्ट में दोबारा से इंसर्ट करवाना, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। राइट। स्टेरिलाइजेशन मेथड की बात करें तो इट इज द मेथड टू मेंटेन growth and manipulation of only the desired microbes or cells in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes. So it is all about the sterilization method. ये हम इसलिए ये पढ़ रहे हैं कि ये यहां से मॉडर्न बायोटेक का उद्गम हुआ है ना, ओरिजिन हुआ है। ये दो कोर प्रिंसिपल्स। इसके अलावा बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं। बायोटेक कोर यूनिट स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लें कि बायोटेक कैसे कैसे, क्या क्या बैकग्राउंड। 1972 में फर्स्ट टाइम स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने कंस्ट्रक्ट किया था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बनाया था? 1972 में स्टैनले एंड हर्बर्ट ने दोनों ने मिलकर क्या किया? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? जब दो जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन कर दिया जाता है, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। इसके बाद बोयर की बात करें तो बोयर ने वर्क किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ इरिस्चिया कोलाई, ई कोलाई, विच कट डीएनए इन पर्टिकुलर फैशन and produce sticky ends. What are the sticky ends? अभी देखेंगे। On both the strands, these restricted ends were ligated with desired pieces of DNA. ये पूरा प्रोसेस में हमें स्टडी करना है। ये फर्स्ट टाइम किसने किया था? बोयर ने किया था। किस पे काम किया था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ इरिस्चिया कोलाई। व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? ये भी अभी देखने वाले हैं। बस 2 सेकंड में सब बेटा समझ में आएगा, 1 मिनट में बस। स्टैनले कोहेन की बात करें, किसकी भी बात कर लें, इन्होंने क्या किया? कोहेन साहब ने क्या किया? स्टडीड द प्लाज्मिड्स फ्रॉम द सेल एंड रीइंसर्टेड देम इन अदर सेल। क्या किया इन्होंने? प्लाज्मिड को एक सेल से निकाला और दूसरे में डाल दिया, रीइंसर्ट कर दिया। एंड दे आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो कि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेगा प्लाज्मिड से, उसको आइसोलेट किया ऑफ द बैक्टीरिया एंड देन लिंक्ड द gene with plasmid and incorporated into the Escherichia coli where it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies. ठीक है। ये सब रामायण पूरे चैप्टर में अभी पढ़नी है हमें। ये जस्ट मैं बता रहा हूं कि कोहेन एंड बोयर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। राइट,
इसके बाद अगर देखें स्टेप्स कैरिड आउट इन कंस्ट्रक्टिंग द फर्स्ट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या क्या किया, ये स्टेप्स इन्होंने किए। ये स्टेप्स हम अपना जब प्रोसेस पढ़ लेंगे उसके बाद दोबारा से इस पर आएंगे कि देखेंगे कि ये स्टेप्स फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बोयर एंड कोहन ने बनाया तो क्या क्या उन्होंने किया था उसमें। ठीक है, अब प्रोसेस पढ़ेंगे हम। पहले तो सबसे पहले तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारे सिलेबस में है, राइट। हमारे देखो बायोटेक्नोलॉजी में बेटा क्या है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी में कई टाइप्स की टेक्नोलॉजीज हैं, राइट, जिसमें से एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या है, कैसे होती है और इसका क्या यूटिलाइजेशन है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कैसे काम में ली जा रही है, ये सब हमें वन बाय वन देखना है। ठीक है, मेन इस चैप्टर में सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ही है, उससे ही क्वेश्चन आता है। अब उससे कैसे कैसे आ सकता है, टूल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, है ना, ये सब टूल्स हैं। ये टूल्स के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, व्हाट आर पॉलीमरेज, लाइगेज, वेक्टर्स क्या होते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले अगर एक मैं बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। आपको पता होगा डायबिटीज पेशेंट्स जो हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस या टैबलेट्स दी जाती हैं, जिनको डायबिटिक पेशेंट्स जो रहते हैं। अब वो इंसुलिन कहां से आता है? वो आर्टिफिशियली बनाया गया है लेबोरेटरीज में, राइट। वो किस प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है। अब वो कैसे बनाया जाता है, इसको एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे हो रहा है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो कि कोई सेल है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर जीन है जो कि इंसुलिन को ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, ये सेल पैनक्रियाटिक सेल हो सकता है ह्यूमन का, या फिर पिग का, या फिर बैक्टीरिया से लिया गया, कहीं से भी लिया गया है। ये जीन जो है, ये वाला जीन, ये किसको ट्रांसक्राइब करता है? इंसुलिन को। ठीक है, इंसुलिन को ट्रांसक्राइब करता है। इस जीन को हमने आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया मतलब निकाल लिया सेल में से। किसको? जीन ऑफ इंटरेस्ट को। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा है मैंने, जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको हमने ऐसे निकाल लिया, एक चीज। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें कोई बैक्टीरिया था, मान लो इरिस्टिया कोलाई था, ये इरिस्टिया कोलाई बना दिया मैंने। इरिस्टिया बैक्टीरिया के अंदर इरिस्टिया कोलाई अगर ये बात कर रहे हैं तो इसमें आपको पता है एक तो इसका कोर जेनेटिक मटेरियल होगा ऐसे, और एक होता है इसके पास प्लाज्मिड। क्या होता है? प्लाज्मिड। व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, राइट। इस प्लाज्मिड को भी आइसोलेट कर लिया, डन। जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि इंसुलिन को ट्रांसक्राइब कर रहा है। दूसरा जो बैक्टीरिया है या फिर जो भी होस्ट है हमारा, उसमें से क्या कर लिया हमने? उसका प्लाज्मिड निकाल लिया। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इन दोनों को कट किया। अब जैसे ये निकाला ना, अब इस प्लाज्मिड को कट किया और ये आइसोलेट जो किया था, ये दोनों एक एंजाइम से कट किए गए थे। अब आइसोलेट ऐसे तो नहीं है सेल के बीच में हाथ डालकर और बाहर निकाल लिया, उसमें से कट किया ना कहीं से। और ये प्लाज्मिड, अब प्लाज्मिड पे भी कट करना है, तो ये दोनों जो है सेम टाइप के एंजाइम से कट किए जाते हैं, जिसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोला जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि यहां पे दिखा भी हो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऐसे याद कर सकते हो कि इसको मोलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, कैंचियां हैं ये, मोलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। तो इससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर कर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल लिया, और उधर से क्या किया इन्होंने? वो भी निकाल लिया, प्लाज्मिड निकाल लिया, और प्लाज्मिड को भी यहां से कट कर दिया। ठीक है, प्लाज्मिड को भी क्या किया इन्होंने? कट कर लिया। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है? अब दोनों को जब कट कर लिया तो किया क्या? अब जब दोनों को कट कर लिया तो क्या किया गया? अब यहां से इसको भी कट कर लिया। ठीक है, एक सेकेंड, कहां गया? ये प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड को यहां से कट कर लिया। ठीक है, इसको यहां से कट कर दिया, इसको यहां से कट कर दिया। अब क्या किया इन्होंने फर्दर? देखो क्या कर रहा हूं मैं, देखते रहना, सब प्रोसेस समझ में आ जाएगा चुटकियों में। बहुत मस्त चैप्टर है।
समझने वाला है बस। क्या हुआ है यहां पे, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या हुआ है? यहां पे इस प्लाज्मिड में जो कट लगाया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, और यहां से कट करके उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट किया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, लिंक कर दिया, इन दोनों को लाइगेट कर दिया। और ये कौन से एंजाइम करता है? ये इसके लिए भी एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइगेज। लाइगेज नाम का एंजाइम जो है वो क्या करता है, उसने इस प्लाज्मिड को इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ इंसर्ट करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया, यहां पे लाइगेशन करवा दिया। बात समझ में आ गई? प्लाज्मिड क्या है? एक टाइप का जेनेटिक डीएनए मटेरियल है, ये भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी एक जेनेटिक मटेरियल। दोनों का कॉम्बिनेशन जब ये बन गया तो इसी को ही क्या बोल रहे हैं हम? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया हमें, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें इसका भी जेनेटिक होस्ट का भी है और इसका भी है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो जिसको हमें प्रोड्यूस करवाना है। हम जीन ऑफ इंटरेस्ट क्यों आइसोलेट कर रहे हैं इंसुलिन का? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को देने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में इंसुलिन प्रोडक्शन चाहिए ताकि हम उसे सप्लाई कर सकें, उसमें इंजेक्ट कर सकें पेशेंट में, ठीक है? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास मिल गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, अब देखिए, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दोबारा से उस होस्ट में इंसर्ट करवा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसको दोबारा से इरिस्चिया कोलाई जो है उसमें इंसर्ट करवा दिया जाएगा। यहां पे इसका कोर मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? यहां पे रिकॉम्बिनेंट आ गया अब, ठीक है? क्या बात समझ में आ गई? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दोबारा से होस्ट में डाल दिया गया। इसी प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। किसी बाहर के एक्सोजीनस जेनेटिक मटेरियल को होस्ट में इंसर्ट करवाना प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो गया। यहां पे कहानी सुनते रहना, बहुत सारी टर्म्स यहीं पे समझ आ जाएंगी। आधा चैप्टर क्या, पूरा ही चैप्टर समझ यहीं आ जाएगा, बाकी तो सिर्फ फिर खेल रह जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको दोबारा होस्ट में डाला, दैट इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें डाल दिया, ठीक है? अब ये इरिस्चिया कोलाई था, ये बैक्टीरियम है एक टाइप का, है ना? इरिस्चिया कोलाई इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या है? इरिस्चिया कोलाई। अब इसको कल्चर किया जाएगा, इस बैक्टीरिया को, इसको क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई किया जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है, कल्चर किया जाएगा या फिर इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब मल्टीप्लाई कल्चर से किया जा सकता है, किसी भी प्रोसेस के थ्रू इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाएंगी, मल्टीपल कॉपीज, ठीक है? मल्टीपल कॉपीज बनाई जाएंगी। इससे क्या होगा? इसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी तो इसके प्लाज्मिड की मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, प्लाज्मिड के मल्टीपल कॉपीज बनेंगी तो उससे हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेगी। जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बनेंगी तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ही तो क्या कर रहा है? इंसुलिन को ट्रांसक्राइब कर रहा है, जिसके कारण अब क्या होगा? वो इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा में मिल जाएगा और उससे हम आइसोलेट करवा लेंगे और इंसुलिन को एज अ मेडिसिन बाजार में, मार्केट में भेज देंगे, और जो कि पेशेंट के काम आ सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हो क्या रहा है पूरा का पूरे प्रोसेस में? ये पूरे के पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है? इसमें हो क्या रहा है? जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करवाया जा रहा है, कहीं से प्लाज्मिड लाया जा रहा है। अब यहाँ पे प्लाज्मिड जो है वो एज अ वेक्टर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वेक्टर की तरह। प्लाज्मिड जो है वो क्या कर रहा है? एज अ वेक्टर काम कर रहा है। वेक्टर बायोलॉजी में बेटा जहां भी आ जाए, बच्चों बायोलॉजी में कहीं भी वेक्टर आ जाए समझ लेना एक टैक्सी की तरह है। वो एक टैक्सी है, व्हीकल है, ठीक है? वो एक चीज को पकड़ के दूसरी जगह लेकर जाती है, इतना काम होता है उसका। किसका? वेक्टर का, ठीक है? तो इसमें ये इसलिए वेक्टर का यूज है। ये लाइगेज एंजाइम ज्वाइंट करवा रहा है। लाइगेज एंजाइम जो है इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोल देते हैं। गोंद है, गम है, बिल्कुल खुशी नहीं है। मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोल देते हैं लाइगेजेस को। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? लाइगेट करवा रहा है, लिंक करवा रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? वेक्टर मैंने बताया, प्लाज्मिड यहाँ पे एज अ वेक्टर है। वेक्टर कई टाइप के हो सकते हैं, प्लाज्मिड के अलावा भी हो सकते हैं, बैक्टीरियोफाज भी हो सकता है। इनफैक्ट अब तो आर्टिफिशियल वेक्टर्स भी बनने लग गए हैं, तो वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? प्लाज्मिड को। ये क्या होता है? इसका प्लाज्मिड, है ना? दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इस प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं हम इस केस में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? होस्ट खुद इरिस्चिया कोलाई है यहाँ पे, ठीक है? और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम अभी हम समझेंगे। मल्टीप्लाई जब करते हैं इस कॉपीज को, बेसिकली इसी प्रोसेस में पूरा का पूरा चैप्टर है। कैसे? देखो, ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमें डिटेल में पढ़ना है,
ठीक है, ये इसका टूल है, ये पूरी की पूरी इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बिकॉज क्यों, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जा रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी बायो प्रोडक्ट का, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसमें जो जो यूज हो रहा है वो सब इसके टूल्स हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज हो रहा है यहाँ पे आइसोलेट करने में और कट डाउन करने में, तो ये इसका एक टूल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। और कट करने के बाद उनको लाइगेट, दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल को कौन करवा रहा है, लाइगेज, डीएनए लाइगेज जो है उनको लाइगेट करवा रहा है, इसीलिए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, और ये भी एक टाइप का इसका टूल है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट, और इसमें वेक्टर की बात करें, ये प्लाज्मिड एज अ वेक्टर रोल कर रहा है, तो वेक्टर भी एक क्या है, अपने आप में टूल है, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिक्वायर्ड है। ये प्लाज्मिड ना होता तो बैक्टीरियो कुछ ना कुछ चाहिए था, ठीक है, एज अ वेक्टर, जो कि इसको पकड़कर होस्ट के अंदर लेकर जाए। ठीक है, तो वेक्टर भी एक क्या है, टूल हो गया। उसके अलावा होस्ट तो रिक्वायर है, किस में इंसर्ट करवा, ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें करोगे दैट इज होस्ट। और मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम का रोल आता है, वो अभी हम जब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देखेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी एक रोल है। तो ये इस स्टेप का ये रोल है, इस स्टेप का ये रोल है। तो हर स्टेप में जो जो रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो एंजाइम हो या वेक्टर हो या कुछ भी हो, वो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं। ठीक है, तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बच्चों कई बार पूछ लिया जाता है, तो कौन कौन से हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर, होस्ट ऑर्गेनिज्म, या फिर कॉम्पिटेंट होस्ट भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी देखेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, अगर हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। ठीक है, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर हम बात करें, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने आपको बता दिया, इसको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, कैंचियां हैं, कैंचियां, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। क्या इतनी बात क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अच्छा, ये एंडो एक्सो तो करते हैं पहले। पहले आप ये देखिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं उनकी नेमिंग कैसे होती है। इको R1, ई को आर फर्स्ट, ये एक टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्या है? इको आर नहीं, ई कोलाई नहीं बोल रहा हूं मैं, इको R1, ये जो है एक टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है, अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर होता है वो भी बड़ा सोच समझ के होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो मॉलिक्यूलर सीजर, जो कि कट डाउन करने का काम है, जिसका काटने का काम है ना, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है? जैसे कि ये ई है, ये को है, ये आर है, ये वन है। हर वर्ड, हर एक अल्फाबेट अपने आप में कुछ डिनोट करता है। ई इज स्टैंड्स फॉर द जीनस, दैट इज इरिस्टिया, इरिस्टिया। ई स्टैंड्स फॉर द जीनस, जेनेरा को बताता है। सबसे पहला अल्फाबेट जो रहता है कैपिटल में ई, दैट इज जेनेरा, किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। BAMH1 भी हो सकता है, हिंट सेकंड भी हो सकता है, हिंट थर्ड भी हो सकता है। कई टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, बहुत टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, लेकिन एक एग्जांपल ले लिया इको R1, जो कि ज्यादा कॉमन और एनसीईआरटी में हमारे उसका एग्जांपल दिया गया है, राइट। तो ई स्टैंड्स फॉर द इरिस्टिया, दैट इज द जीनस ऑफ द होस्ट। को स्टैंड्स फॉर द कोलाई, दैट इज द स्पीशीज, इरिस्टिया कोलाई। ठीक है, उसके बाद आर, व्हाट इज आर? आर इज द स्ट्रेन, आर इज द स्ट्रेन, उसका जो फाइंड करना होता है उसको कहते हैं स्ट्रेन। RY13 इज द स्ट्रेन ऑफ इको R1। वन स्टैंड्स फॉर द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, तो ये लेबोरेटरी मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग ये दिए जाते हैं, स्ट्रेन एंड ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है। ये तो जेनेरा, कोलाई, और ये दोनों लैब की टेक्निक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कौन सा ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन और कौन सा स्ट्रेन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो है हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, आगे चलें। आगे चलने से पहले एक चीज देख लेते हैं, हाँ, एक चीज और देख लेते हैं इसमें बेटा। आगे चलने से पहले जरा सा और थोड़ा सा देख लें अगर हम, तो फर्स्ट अब रेस्ट्रिक्शन जो है एंजाइम, इसी में अगर बात करें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्चुअली में एक टाइप का एंजाइम है, एक ब्रॉड क्लास है न्यूक्लियेज एंजाइम। न्यूक्लियेज एंजाइम में एक टाइप का एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये किस क्लास में आता है? अंडर क्लास ऑफ
न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज एंजाइम्स होते हैं, उनके अंडर में ये आता है। ठीक है, अब न्यूक्लियेज एंजाइम दो टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज एंजाइम जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज एंडोन्यूक्लियेज और एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियेज। क्या बात, कहानी क्लियर है? एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज या फिर एक्सोन्यूक्लियेज, दो टाइप के न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स रहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी उसी का पार्ट है, न्यूक्लियस एंजाइम कैटेगरी का ही। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है एंडोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बात क्लियर है? एक्सोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, RE स्टैंड्स फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद अगर देखें एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस के बाद अगर हम देखें तो इसमें ध्यान से देखो, एंडोन्यूक्लियस नाम से पता लग रहा है ये एक्चुअली में बीच में से कट करेगा। एंडोन्यूक्लियस जो है वो कहां से कट करेगा? बीच में से कट करेगा। क्या बात क्लियर आ रही है? एंडोन्यूक्लियस मतलब बीच में से कट करे और एक्सोन्यूक्लियस जो साइड से, किसको? डीएनए को। अगर मान लो डीएनए है इस टाइप का कोई डीएनए है, ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस जो होगा वो हो सकता है ऊपर वाली स्ट्रैंड को यहां से कट कर दे, ठीक है, और यहां से इसको कट कर दे, ऐसा हो सकता है। एक्सोन्यूक्लियस की बात करें तो ये क्या करेगा? साइड में से कट करेगा, इधर से कट कर दिया या फिर इधर से कट कर दिया। तो इस टाइप की कटिंग होती है। क्या बात समझ में आ गई? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप से कट कर सकता है, मे भी हो सकता है एज ए एंडोन्यूक्लियस बिहेव करे तो बीच में से कहीं कट कर दे डीएनए स्ट्रैंड को, और एक्सोन्यूक्लियस करेगा तो बाय साइड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड कट कर देगा, 5 प्राइम या 3 प्राइम पे कट कर सकता है। ठीक है, एक साइड से। तो ये तो हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात। ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग, ये जो कट करता है मॉलिक्यूलर सीजर की तरह, जहां से भी कट करता है, तो ये भी डिपेंड करता है किस टाइप से कट कर रहा है ये। ठीक है, ये किस टाइप से कट कर रहा है। अगर दो इक्वल हाफ्स बना दे रहा है ये, सपोज अगर ये डीएनए है, ये क्या है? डीएनए है मान लो, ठीक है, इसको इसने यहां से कट किया और इसको इसने यहां से कट किया, मान लो एंडोन्यूक्लियस की तरह कट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये इस टाइप का कुछ स्ट्रैंड बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? इस टाइप का बन गया। जब अनइक्वल से स्ट्रैंड बन जाएं तो इस टाइप की कटिंग को ही क्या, जो ये इन एंड्स को बोला जाता है, जो एंड्स बन गए इसी को क्या बोला जाता है? स्टिकी एंड्स। क्या बात समझ में आ गई? स्टिकी एंड्स जब अनइक्वल साइज के कट होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? जब अनइक्वल साइज के कट हो तो उसे क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। उसके अलावा अगर मान लो ये ऐसा होता और ये बीच में से कट हो जाता, ऐसे बन जाते दो स्ट्रैंड्स, तो ये इन्हीं को क्या बोलते हैं? ब्लंट एंड्स। क्या बोला जाता है बेटा? ब्लंट एंड्स। तो बच्चों ध्यान से सुनना, ब्लंट एंड्स। तो स्टिकी एंड्स या फिर ब्लंट एंड्स, दो टाइप के एंड्स जो है बनाए जा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग की भी बात करें तो कटिंग के बेसिस पे भी दो टाइप के बन सकते हैं, ब्लंट एंड्स या स्टिकी एंड्स। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी दो टाइप का होता है, एंडोन्यूक्लियस हो सकता है, एक्सोन्यूक्लियस हो सकता है। एंडोन्यूक्लियस जो बिटवीन, बीच में कहीं पे भी कट करेगा, दैट इज एंडोन्यूक्लियस, और साइड वाइज जो कट करेगा दैट इज एक्सोन्यूक्लियस टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि एक न्यूक्लियस क्लास का, न्यूक्लियस एक लार्ज क्लास है, उसके अंडर में एक टाइप का एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, दैट इज मॉलिक्यूलर सीजर। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? इसके बाद थोड़ा सा और फैक्चुअल डाटा देख लें अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड हम, तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, स्टार मार्क पॉइंट, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसकी डिस्कवरी हुई थी दैट इज हिंड सेकंड। ठीक है, दैट इज हिंड सेकंड। और ये आइसोलेट किया किसने था? 3 साइंटिस्ट के नेम थे, ये भी याद कर लीजिए। ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। एंडोन्यूक्लियस मतलब बीच में से कहीं ना कहीं कट करता था ये, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया व्हाट इज एंडोन्यूक्लियस एंड व्हाट आर दी एक्सोन्यूक्लियस टाइप ऑफ न्यूक्लियेसिस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट जो डिस्कवर हुआ था वो हिंड सेकंड हुआ था। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें H स्टैंड्स फॉर द
अब आपको ना भी याद हो इतना तो पता है, H स्टैंड्स फॉर द जेनेरा, इन स्टैंड्स फॉर द स्पीशीज, D स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेन एंड सेकंड इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। आ गई बात समझ में? तो ये क्या था? एंडोन्यूक्लियस था। और ये डिस्कवर किसने किया था? इसकी बात करें, ये किसने बताया था? ये फर्स्ट 3 साइंटिस्ट के नाम है बेटा, देखो स्मिथ, एक तो थे स्मिथ जी, एक थे विलकॉक्स, और तीसरे कौन थे? तीसरे महाशय थे हमारे पास कैले। ठीक है, तीसरे महाशय जी थे कैले 1968 में। क्या इतनी बात क्लियर है? इन तीनों ने मिलकर क्या किया? फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दैट इज जिसका नाम रखा हिंट सेकंड, उसको इन्होंने डिस्कवर किया, ये 3 साइंटिस्ट ने 1968 में। ठीक है, ये फर्स्ट था जिसमें ये निकाला किससे गया था? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से। ठीक है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से ये निकाला गया था। किससे निकाला गया था? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। किससे निकाला गया था बच्चों? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, इन से इन आ गया, एच से इन्फ्लुएंजा आ गया, और डी स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेन एंड सेकंड फॉर द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, डिपेंड ऑन द लैब मेथोडोलॉजीज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, इसका हमने नेमिंग देख लिया, नेमिंग किस टाइप से होती है, नेमिंग देख ली हमने अच्छे से। ठीक है, स्टिकी एंड्स देख लिए हमने और ब्लंट एंड्स हमने देख लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी के पिक्चर पे आ जाओ। ये एनसीईआरटी में दे रखा है डायग्राम, ये एनसीईआरटी का ये लिखा भी हुआ है, एनसीईआरटी बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इस जो भी मैंने प्रोसेस बताया उसको एनसीईआरटी ने आपको दे रखा है एज इट इज। देखो हो क्या रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा है? देखो, द एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट। ठीक है, इको R1 कट्स द डीएनए बिटवीन बेसिस G एंड A। देखो बताना क्या चाह रहा है ये, कि जो इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी हमने देखा था, एग्जांपल इसी का ही लिया था हमने नोमेनक्लेचर समझने के लिए। इको R1 जो है ये क्या करता है? कट करता है डीएनए को बिटवीन द बेसिस G एंड A। ठीक है, मतलब G एंड A के बीच में, मतलब क्या है? GAATTC। ठीक है, CTT ठीक है, तो सी टी, इसके बाद क्या है? TAAG। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? मान लो अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम हो गया डीएनए का, ये 5 प्राइम हो जाएगा और ये 3 प्राइम हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो इको R1 जो है, पहली बात तो ये बीच में से कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये एक टाइप का एंडोन्यूक्लियस है या एक्सोन्यूक्लियस है बच्चों? ये एंडोन्यूक्लियस टाइप का एंजाइम है। ये करता क्या है? जी और ए के बीच में कट लगाता है, यहां कट लगाएगा, यहां कट लगाएगा, जी और ए के बीच में, जी एंड ए के बीच में क्या करेगा? कट लगाएगा। ठीक है, अच्छा, ये सीक्वेंस एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? जो रीडिंग में दोनों टाइप से एक सा लगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी। तो मैडम जो है ये एक टाइप का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, दैट इज MAD। ठीक है, तो मतलब दोनों तरफ से रीडिंग में जब सेम दिखे तो उसी को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो मैडम जी एक टाइप की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ठीक है, मैडम जी क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ठीक है, कट क्यों नहीं रहा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, इसको साफ कैसे किया जाए? कैंसल, बड़ा लोचा है।
चलो आगे देखते हैं। तो ये क्या मैडम एक टाइप का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही है, जी और ए के बीच में और जी और ए के बीच में इको आर वन जो है कट करता है और ये पूरा एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिखा गया, देखो जी ए ए टी टी सी, जी ए ए टी टी सी, ठीक है। तो इको आर वन एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है कि इको आर वन क्या करता है, जी और ए जहां दिखता है वहां पे कट लगाता है। अब ये बीच में कट लगाएगा यहां पे और यहां लगाएगा तो किस टाइप के एंड्स बनाएगा, ब्लंट एंड्स बनाएगा या स्टिकी एंड्स बनाएगा बच्चों? ये ब्लंट एंड्स बनाएगा। मैंने पहले बताया जब अनइक्वल एंड्स होंगे क्रिएट तो उसे हम स्टिकी एंड्स बोलेंगे और जब इक्वल एंड्स क्रिएट होते हैं तो उसको हम ब्लंट एंड्स बोलते हैं। ब्लंट एंड्स हमारी एनसीईआरटी में नहीं एग्जांपल कोई दे रखा, लेकिन मैंने आपको फॉर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता दिया है, ठीक है। इको आर वन जो है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जी और ए के बीच में कट लगाएगा, जहां पे ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसको दिखता है वहां पे कट लगा देता है क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है एक टाइप का, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये स्टिकी एंड्स क्रिएट कर देगा। ये देखो इको आर वन कट्स द डीएनए बिटवीन बेसिस जी एंड ए ओनली व्हेन द सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट इन द डीएनए, ठीक है। तो ये डीएनए दे रखा है, इसमें ये GAATTC GATTC दे रखे हैं, ठीक है। ये दोनों में ये दे रखा है। ये वेक्टर डीएनए, ये फॉरेन डीएनए, मतलब फॉरेन डीएनए वही जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे थे अभी जब समझाया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट वही है ये। और ये वेक्टर डीएनए है जो एज अ प्लाज्मिड हम एग्जांपल लेकर चल रहे थे। तो दोनों में सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने बोला था कट करेगा, तो इको आर वन इसमें भी कट करेगा। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कट करता है? क्योंकि एक से खांचे बनेंगे तभी तो आपस में जुड़ पाएंगे बाद में लाइगेशन के थ्रू, ठीक है। तो इको आर वन जो है वेक्टर डीएनए को भी कट करेगा, जी और ए के बीच में, जी और ए के बीच में स्टिकी एंड्स बना देगा। इधर फॉरेन डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जहां से जैसे ले रहे थे इंसुलिन के केस में, तो इसको भी कट करेगा तो स्टिकी एंड्स बना दिए, ठीक है। ये जब स्टिकी एंड्स इको आर वन ने बना दिए, इसके बाद क्या हुआ, डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन हुए स्टिकी एंड्स के थ्रू। किसके थ्रू हुए थे? लाइगेज एंजाइम। यहां पे लाइगेज का नाम नहीं लिया इन्होंने, यहां पे लाइगेज के थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये देखो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद का भी मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल। इन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझाने का प्रोसेस बताएगी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया, स्टिकी एंड्स बना दिए और ये स्टिकी एंड्स आपस में ज्वाइन हो गए विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, ठीक है। ये एक स्टेप, एक टूल हमारा कंप्लीट होता है। एक टूल हमारा क्या होता है? कंप्लीट, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? ये हमारा एक टूल कंप्लीट हो गया। आगे चलें, क्या आगे चला जाए? ये हमारा एक टूल कंप्लीट हो गया, ठीक है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो कितने टूल्स थे हमारे? एक हमने कंप्लीट किया अभी तक। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा कंप्लीट हो गया डिटेल में। पॉलीमरेज एंजाइम हम फर्दर देखेंगे। लाइगेज तो मॉलिक्यूलर ग्लू है, लाइगेशन का काम कर रहा है, इसका रोल है, ये तो कंप्लीट है ही, इसमें तो इतना ही देखना है। वेक्टर, वेक्टर और होस्ट के बारे में भी देखना है हमें, है ना। वेक्टर के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। वेक्टर दो टूल्स हो चुके हैं, थर्ड हम देख लेते हैं। वेक्टर क्या है? वेक्टर या फिर इसी को हम क्या बोल रहे हैं? क्लोनिंग वेक्टर, है ना। वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर क्या है? टैक्सी है। मैंने आपको बताया था ये क्या? व्हीकल है, टैक्सी की तरह काम करते हैं ये, ठीक है ना। किसकी तरह काम करते हैं ये? टैक्सी की तरह काम करते हैं। ये बताएंगे आपको क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। वेक्टर्स जो है प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, मैंने बताया था प्लाज्मिड, तो हम एग्जांपल ले रहे थे। क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि नेचुरल वेक्टर्स बताइए। नेचुरल वेक्टर्स में बताऊं तो मैं आपको प्लाज्मिड हो सकता है, दो याद कर लीजिए एनसीईआरटी के, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज। ये दोनों ही क्या हैं? वेक्टर की तरह रोल प्ले करते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है आपको पता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और बैक्टीरियोफाज एक टाइप का वायरस है जो कि क्या करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, राइट। तो ये दोनों ही क्या है? एक टाइप से वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं। प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज बोथ आर दी नेचुरल वेक्टर्स। ये नेचुरल क्यों बोल रहा हूं? आर्टिफिशियल भी कुछ होता है क्या जी? हाँ बिल्कुल होता है जी। नेचुरल वेक्टर्स आर्टिफिशियल जो लैब में बनाए हुए हैं हमने, अभी देखना धकड़ धकड़ से नाम आएंगे, तो वो आर्टिफिशियल मैन मेड वेक्टर्स हैं, ठीक है। हमने अपने अकॉर्डिंग बना रखा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें से भी सबसे ज्यादा बेस्ट नोन जो है वो प्लाज्मिड को ही मोस्टली यूज किया जाता है,
ये काफी सक्सेसफुल भी है ना। और इरिस्टिया कोलाई को ही ज्यादातर एज अ होस्ट भी यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इरिस्टिया कोलाई जो है वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है, रिप्रोडक्शन कंप्लीट मतलब 20 मिनट में 1 मिलियन ऑफ कॉपीज अपनी बना लेती है इरिस्टिया कोलाई। इसलिए तो होस्ट के रूप में इरिस्टिया कोलाई को मोस्टली प्रेफर किया जाता है और एज अ वेक्टर प्लाज्मिड को प्रेफर किया जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? ये तो नेचुरल वेक्टर की बात हो गई। एक और फैक्ट यहां पे लगे हाथ देख लेते हैं। एक नाम आएगा, ये भी वेक्टर है, PBR322। ठीक है, ये पंजाब का किसी जिले का वो नहीं बता रहा मैं, कोड नहीं बता रहा हूं। PBR322 इज अ टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, इज अ टाइप ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर। ये फर्स्ट आर्टिफिशियल, याद रखना ये क्या था, फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर, फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर था ये PBR322, जो कि डेवलप किया था 1977 में। कब किया गया था ये? 1977 में जो है ये फर्स्ट आर्टिफिशियल। और इसमें किसने किया था? बोलिवर एंड रोड्रिज ने। ये साइंटिस्ट का नेम ध्यान रखना भी, साइंटिस्ट का नेम क्या है? बोलिवर एंड रोड्रिज, बोलिवर एंड रोड्रिज, बोलिवर एंड क्या लिख रखा है? रोड्रिज। ठीक है, रोडग्रिज जो भी नाम है इसका, रोड्रिज। ठीक है, बोलिवर एंड रोड्रिज। एक्चुअली में क्या है, ये एक टाइप का प्लाज्मिड वेक्टर है, ये भी लिख लो चाहे, ये एक टाइप का प्लाज्मिड वेक्टर है। इसमें क्या है, हमने अपने तरीके से कुछ एड ऑन किया हुआ है हमारे अपने बेनिफिट के लिए कि हमें इजीली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर पाए। P स्टैंड हियर, PBR322 का मतलब क्या है? P स्टैंड्स फॉर द प्लाज्मिड, BR स्टैंड्स फॉर द साइंटिस्ट नेम, दैट इज बोलिवर एंड रोड्रिज। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट ने अपना नाम बीच में घुसा दिया, दैट इज P प्लाज्मिड, BR रोड्रिज और 322 इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, ये ऑर्डर नंबर है। PBR322 एक टाइप का आर्टिफिशियल वेक्टर है जो 1977 में बोलिवर एंड रोड्रिज नाम के दो साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, और ये फर्स्ट आर्टिफिशियल एक टाइप का प्लाज्मिड वेक्टर है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। देखो, किसी भी आइडियल वेक्टर में, इसी में ऐड ऑन करता चलूं, अगर मैं किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में, किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में तीन चीजें होनी चाहिए, तीन चीजें होनी चाहिए एक आइडियल वेक्टर में। ठीक है, क्या क्या? एक तो क्या होनी चाहिए? फर्स्ट इज द ओराई। व्हाट इज ओराई? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए कि एक या जितना एक पॉइंट ऐसा हो जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट हो सके, ऐसा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। दूसरी चीज, सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। ये क्या होते हैं अभी देखेंगे PBR322 के एग्जांपल के थ्रू, जो कि एनसीईआरटी में। सेलेक्टेबल मार्कर इज बेसिकली, नाम से पता लग रहा है, ये ऐसा मार्कर्स जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन से हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन से हैं। रिकॉम्बिनेशन हम करवाते हैं जब तो सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बन पाते हैं, जो कुछ अनरिकॉम्बिनेंट रह जाते हैं। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट के बीच में डिफरेंस कैसे कर पाएंगे हम, कैसे पहचान पाएंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट वाले हैं, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले? आंखों से तो दिखेगा नहीं ये सब, तो उनके लिए सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज किया जाता है, राइट। तीसरी चीज क्या होती है जो कि चाहिए होती है? क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स, क्लोनिंग साइट्स, रिकॉग्निशन साइट्स, जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा वैसी साइट्स होती हैं। वैसे तो प्रेफर किया जाता है जितनी कम हो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वरना ज्यादा होंगी अगर रेस्ट्रिक्शन साइट्स, क्लोनिंग साइट्स, तो उससे क्या होता है, कई टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर पाएंगे तो पूरा का पूरा प्लाज्मिड या वेक्टर या डीएनए जो है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रोसेस। तो ये तीनों चीजें
होनी चाहिए एक आइडियल वेक्टर में। वन बाय वन देखेंगे क्या क्या सीन है, लेकिन एक बार पता होना चाहिए कि एक आइडियल वेक्टर में तीन चीजें जरूर होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, सिलेक्टेबल मार्कर्स हो, क्लोनिंग साइट्स हो। ये तीनों पॉइंट्स ध्यान में, ये नेचुरल वेक्टर्स में जनरली नहीं मिलता है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया इस टाइप के वेक्टर्स में जनरली नहीं मिलता है। तो इसीलिए बोलिवर एंड रोड्रिज ने क्या हुआ, आर्टिफिशियल बनाया जिसमें ये तीनों कैरेक्टर हो, जिसमें ये तीनों टाइप के कैरेक्टर्स देखने को हमें मिल जाएं, हमारी हेल्प हो जाए, इसलिए ये किया गया प्रोसेस। क्या बात इतनी समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे चलते हैं। ये तीनों कैरेक्टर होने चाहिए किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में, इसीलिए बनाया गया था। ये प्रोसेस हम देखते हैं, ये तो वही प्रोसेस जो हमने किया है वैसे। हाँ, ये देखिए ये स्ट्रक्चर दे रखा है PBr322 का। ये जो PBr322 है ये उसका स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? PBr322 का स्ट्रक्चर दे रखा है जो कि बोलिवर रोड्रिज ने बनाया था। इसका स्ट्रक्चर देखो कितना प्यारा सा स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है एक, ठीक है, उसके अलावा यहां पे कुछ ये AMPR TTR ये लिख रखा है, यही सिलेक्टेबल मार्कर है। अब मैं आपको बनाकर अगर दिखाऊं इसमें, तो ये देखिए इस टाइप से समझने की कोशिश करते हैं अपने। यहां पे तो मान लो ये हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक प्रेजेंट है, जहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो नाम से क्लियर हो रहा है, यहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है इसका, ठीक है, मतलब रेप्लिकेशन होगा यहां से। इसके अलावा ROP, ये भी इन्वॉल्व होता है, ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, रेप्लिकेशन में, ROP, ठीक है। इसके अलावा PBR ये हम सबने खुद ऐड किया, बोलिवर रोड्रिज ने बनाया है खुद से, ये नेचुरल है नहीं है, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि यहां पे ऐड किया गया एक जीन, क्या किया गया, एक जीन ऐड किया गया जिसको बोला गया AMPR। व्हाट इज दिस? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, व्हाट इज एम्पीसिलिन? एम्पीसिलिन एक टाइप का एंटीबायोटिक है, आपको पता ही है, एंटीबायोटिक है एक टाइप का एम्पीसिलिन, ठीक है। ये प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया, मान लो इरिस्चिया कोलाई का ही था प्लाज्मिड जैसे देखा था, तो उसमें क्या किया, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन डाल दिया एक जगह पे उसी वेक्टर में, उसी प्लाज्मिड में, ठीक है। एम्पीसिलिन का एक टाइप का एंटीबायोटिक है, मतलब अगर इरिस्चिया कोलाई नॉर्मल अपने उसके साथ जाता तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता, लेकिन अब उसके अंदर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इसका मतलब अब ये वाले वेक्टर वाला, ये जिसके अंदर होगा ये वाला प्लाज्मिड, उस बैक्टीरिया को अगर एम्पीसिलिन में डाला जाएगा या एक्सपोज किया जाएगा तो उस बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। इसी के साथ इसमें एक और जीन लगाया गया इसी टाइप का, दैट इज TETR जिसको बोल रहे हैं, इट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। टेट्रासाइक्लिन भी क्या है, एक टाइप का एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन भी। तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हो गया, ओराई हो गया, ROP हो गया, ये तीन चार चीजें हो गई। इसका मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल गया, सिलेक्टेबल मार्कर्स, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एज अ सिलेक्टेबल मार्कर काम करते हैं। कैसे करते हैं अभी देखेंगे हम, उससे पहले ये देखिए एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो एज अ क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेबल मार्कर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तीसरा क्या था, क्लोनिंग साइट्स, है ना, जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, इसको रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी बोला जा सकता है। तो कई सारी दिख रही है इसमें, ये देखो ये जो दिखा रखे हैं ना एरो बना बनाकर, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, जैसे BAMH1 जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर ही है। ये क्या है, सारी की सारी BAMH1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसकी साइट ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर। SAL1 जो है वो भी क्या है, यहीं पे ही है, ठीक है, उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट। तो ये सारी क्लोनिंग साइट्स कई सारी दिखा रखी हैं, PST1, PVU, EcoR1 की यहां पे ऊपर दिखा दी, हिंट थर्ड की यहां दिखा दी, PVU सेकंड की, ये सारी क्लोनिंग साइट्स हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं।
PBr 322 में। तो ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर PBr 322 का, जो कि एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर बनाया गया खुद के बेनिफिट के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, क्योंकि एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर में 3 चीजें होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर, एंड थर्ड वन इज द व्हाट इज द थर्ड वन, क्लोनिंग साइट्स। तो इसमें कई वैसे प्रेफर किया जाता है कि जिसमें क्लोनिंग साइट्स कम हो, क्योंकि ज्यादा होंगी तो देखो ये सारे अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन केस प्रेजेंट है मान लो, तो ये तो जगह जगह से काट देंगे, पूरा का पूरा टुकड़े ही टुकड़े हो जाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रोसेस बहुत ज्यादा आरडीटी का। आरडीटी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में आरडीटी, ठीक है। तो इसलिए इसमें कई सारी रेस्ट्रिक्शन क्लोनिंग साइट्स दिख रही हैं, सिलेक्टेबल मार्कर और ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये हम क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लोनिंग वेक्टर में हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा, लाइगेज पढ़ा, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में ये PBr 322 का एग्जांपल, दैट इज प्लाज्मिड ऑफ बोलीवर एंड रोडरिज, उसका देखा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ROP, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, जो कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। मतलब इस वेक्टर वाले को, इस प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया को अगर डालेंगे टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन में, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये उससे रेजिस्टेंट हो चुका है अब, ठीक है। उसके अलावा कई सारी क्लोनिंग साइट्स हैं, मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सकता है, एक चीज। अब इसमें सिलेक्टेबल मार्कर का थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूं। रेस्ट्रिक्शन साइट्स का तो पता लग गया, जहां पे रेस्ट्रिक्शन साइट्स मतलब जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर्टिकुलर टाइप का काटेगा। तो हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा, ठीक है। और ROP ऐसे प्रोटीन जो कि इन्वॉल्व होंगे रेप्लिकेशन में। सिलेक्टेबल मार्कर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो अब मान लो ये PBr 322 है, मान लो PBr 322। अब मैं मेन बात बताऊंगा सिर्फ। यहां पे क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, यहां पे है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, इतनी बात, ठीक है। ये मान लो अब क्या किया हमने, अब पहले जैसे प्लाज्मिड को हमने क्या किया था, उसमें इंसर्ट करवाया था। अब इसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करवाएंगे, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें इंसर्ट करवाएंगे। तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था इस टाइप का, ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, सेम वही आरडीटी का प्रोसेस, इसको भी कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन साइट पे, ठीक है। मान लो BAM-H1 से इसको कट किया, कोई पर्टिकुलर, इंसुलिन का एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, मान लो किसी भी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जांपल ले रहे हैं, BAM-H1 का ले रहे हैं। BAM-H1 की साइट जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर होती है। तो हमने क्या किया, कट किया और इनको लाइगेट करवा दिया। तो यहां पे लाइगेट हो गया, और ये क्या बन गया, RDNA, दैट इज रिकॉम्बिनेंट DNA। क्या बात क्लियर है? यहां पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर ही कट लग गया और वहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया। बात समझ में आ गई? अब बात सुनो, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे ही कट लगा के जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अपना फंक्शन खो दिया, अब रेजिस्टेंस नहीं शो कर पाएगा। अब इसको हम क्या करते थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन करते थे। क्या करते थे बच्चों, क्या करते थे, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब मान लो इरिस्टिया कोलाई का अगर एग्जांपल ले रहे थे, तो उसके बीच में इसको डाल देंगे, ये रेजिस्टेंट जीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और वो सब है ना, यहाँ पे कोर इसका डीएनए, अगर इरिस्टिया कोलाई की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। देखो अब हमने क्या किया, ये सारा लैब में हो रहा है, सारे मिक्स कर दिए थे हमने, बीच में लाइगेज एंजाइम से लाइगेट करवा दिया इसको, वही सेम प्रोसेस जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है। उसके अलावा इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेंट्स कहलाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन सबका हुआ, सबके सब ट्रांसफॉर्मेंट, लेकिन सब ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट हैं या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लगेगा कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वहां पे इंसर्ट हो गया जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा होगा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इंसर्ट ही नहीं हुआ, जीन काम कर रहा है। और जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है, जो इनएक्टिव होगा, जिन बैक्टीरियाज में, जिन प्लाज्मिड्स में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं शो हो रहा है, टेट्रासाइक्लिन उस पर इफेक्ट कर रहा है, उसको किल कर रहा है, वो रिकॉम्बिनेंट होगा। आगे बात समझ में? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इनको बोला जाता है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर। क्या बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंग्विश करवाते हैं बिटवीन
रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में। क्या बात समझ में आ गई? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जगह पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करवा दिया। अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ये रिकॉम्बिनेंट है, तो रिकॉम्बिनेंट वाला कभी भी टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। एम्पिसिलिन के अगेंस्ट करेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट नहीं करेगा। जबकि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, इसका मतलब उसका यहां पे इंसर्ट ही नहीं हुआ। इंसर्ट नहीं हुआ तो वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस शो करेगा और एम्पिसिलिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस शो करेगा। क्या बात बच्चों इतनी क्लियर है? कितनी सुंदर बात है, इतनी बात क्लियर है। और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो भी एक टाइप का सिलेक्टेबल मार्कर है, यहां पे भी इंसर्ट हो सकता था जीन। या फिर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन बता रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेंट्स है और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है। सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेंट्स, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट हो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, सबके सब इस केस में देखा जाए तो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेंगे, क्योंकि उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होगा जिसपे कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने वार नहीं किया है। क्या बात इतनी क्लियर है? क्या चल रहा है यहां पे सिलेक्टेबल मार्कर का केस? क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? तो आगे चलते हैं, हल्का सा और देख लेते हैं वेक्टर को। ये वेक्टर का समापन होने जा रहा है बस, ठीक है। देखो वेक्टर्स जो कि प्लांट्स में यूज किया जाता है, एक नाम याद रखना, वेक्टर जो कि प्लांट में यूज किया जाता है जनरली प्लांट के केस में। तो प्लांट के केस में जो यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का। किसका होता है? प्लाज्मिड, प्लाज्मिड ऑफ, जिसमें इरिस्टिया कोलाई की बात कर रहे हैं एनिमल के केसेस में, ऐसे इसमें एग्रो बैक्टीरियम, एक टाइप का बैक्टीरिया, बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ठीक है। इसको टीआई प्लाज्मिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीआई प्लाज्मिड। प्लांट्स में इसको यूज किया जाता है जनरली। बात समझ में आ गई? टीआई प्लाज्मिड को यूज किया जाता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ये नेम याद रख लेना। इसके अलावा अब हमने टूल्स में ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। अब आगे चलें अगर देखो ये कितना सुंदर डायग्राम बनाया मैंने। ये देखो इसमें क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। जैसे कि अभी जो हमने पढ़ा वही चीज को बताया गया। ट्रांसफॉर्मेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट्स जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का इंसर्ट करवाना होस्ट में, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन। और सारे के सारे जितने भी डीएनए जाएंगे उनको ट्रांसफॉर्मेंट्स बोलेंगे। लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट या फिर रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट की अगर हम बात करें तो नॉन रिकॉम्बिनेंट में देखो सारा कुछ बराबर है, सुंदर सा। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है, दोनों काम करेंगे। लेकिन इसी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले अगर इसमें लाइगेट कर दिया जाए डीएनए को एट BAMH1 साइट, जो मैंने बताया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की साइट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्यों बोला जा रहा है कि इंसर्शन हो गया है डीएनए का, जिसके कारण इनएक्टिवेशन हो गया है किसका? सिलेक्टेबल मार्कर का, दैट इज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है इसका इनएक्टिवेशन हो गया है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो रिकॉम्बिनेंट्स जो होते हैं उसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट भी हो सकते हैं। नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट कैसे बन जाते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के प्रोसेस से। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन सिंपल प्रोसेस, इंसर्ट करवा दो जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फॉरेन डीएनए भी जिसको बोला जाता है, एलियन डीएनए भी बोलती है बुक उसको, उसी प्रोसेस को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं, जिसके कारण इनएक्टिवेशन हो जाता है जीन का, एम्पिसिलिन ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का। तो जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट शो नहीं करेंगे रेजिस्टेंस। क्या बात इतनी क्लियर है? उसी को डायग्रामेटिकली समझाया गया है। उसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट है इसी से रिलेटेड और समझने के लिए अच्छे से, एक्सपेरिमेंट जिसमें इंसर्ट किया गया फॉरेन डीएनए को लैक जेड जीन पे
और ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया इरिस्ट्रिया कोलाई में। लैक जेड किसमें, लैक ओपेरोन की इसमें बात हो रही है। लैक ओपेरोन का स्ट्रक्चर पता है ना बच्चों। लैक ओपेरोन की बात करें तो प्रोमोटर होता है ना, ऑपरेटर होता है उसमें। उसके अलावा जेड वाई ए 3 टाइप के जीन्स होते हैं, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, जिसमें से लैक जेड जो होता है, लैक जेड जो होता है ये क्या करता है, लैक जेड एक स्पेशल टाइप का एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम सिक्रीट करता है ना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है उसको सिक्रीट करवाता है लैक जेड, जबकि ये परमिएज करवाता है और वो अलग करवाता है। तो ये लैक जेड जीन जो है यहां पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया। लैक ओपेरोन के केस में इंसर्ट किया डीएनए एट द लैक जेड जीन। अब लैक जेड जीन में अगर इंसर्ट करवा दिया तो इसका मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम सिक्रीट नहीं होने वाला। क्या बात समझ में आ गई। बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिक्रीट नहीं होने वाला, और इससे क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, गैलेक्टोज को लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो वो कन्वर्जन नहीं होगा तो एक शुगर का क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, और उसको फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया इरिस्ट्रिया कोलाई में। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट अगर फेल हो गया और सक्सीड हो गया, अगर फेल हो गया तो ब्लू कलर्ड कलर दिखेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट में, और पास हो गया तो व्हाइट कलर्ड कॉलोनीज दिखेंगी। क्या बात इतनी समझ में आ गई। मतलब क्या है, अगर मैं सिंपल भाषा में इसको और बताने की कोशिश करूं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है किसी शुगर 1 को कन्वर्ट करता है शुगर 2 में। ठीक है, सिंपल। बीटा गैलेक्टोसाइडेज शुगर 1 को शुगर 2 में कन्वर्ट करता है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो लैक जेड जीन ट्रांसक्राइब करता है। लैक जेड जीन पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के कारण बीटा गैलेक्टोसाइडेज अब नहीं है, तो इसका मतलब शुगर 1 कन्वर्ट नहीं होगा शुगर 2 में। इसका मतलब शुगर 1 जो है इसका क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन। इसका क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अब सिंपल समझने के लिए ऐसा प्रोसेस समझ सकते हो आप, बोलना क्या चाह रहे हैं, शुगर 1 का एक्यूमुलेशन, अगर तो शुगर 2 बन रहा होता तब तो क्या बनता, तब तो क्या बनता हमारे पास, अगर शुगर 2 बन रहा होता तब तो बनता ब्लू कलर का कॉलोनीज देखने को मिलती, नॉन रिकॉम्बिनेंट रह जाता। नॉन रिकॉम्बिनेंट के केस में शुगर 2 बनेगा, और अगर शुगर 2 नहीं बनेगा इसका मतलब क्या है, शुगर 1 का एक्यूमुलेशन हो रहा है, व्हाइट कॉलोनीज बनेंगी जो कि रिकॉम्बिनेंट को शो कर रहा है। तो शुगर 1 जो रह गया वो एक्यूमुलेशन, अगर शुगर 1 ही ज्यादा हो गया तो दैट इज रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और शुगर 2 अगर बन रहा है तो इसका मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है। बात इतनी सी क्लियर है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को अलग अलग एग्जांपल से समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ये टूल हो गया, ये टूल हो गया। देखो अभी तक हमने टूल्स कौन कौन से कर लिए, टूल्स कौन कौन से कर लिए बच्चों। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, पॉलीमरेज एंजाइम करना है अभी, लाइगेज हो गया, वेक्टर्स हो गया। पहले होस्ट कर लेते हैं अब फिर। ठीक है, क्या करेंगे, होस्ट। होस्ट के बारे में देख लें, व्हाट इज होस्ट, घोस्ट नहीं, होस्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। किसकी, कॉम्पिटेंट होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट। होस्ट जैसे इरिस्ट्रिया कोलाई का एग्जांपल ले रहे थे, जिसके थ्रू हम अपना ग्रोथ करवाएंगे। पानी पी लूं बच्चों। चलें आगे। चलिए, कॉम्पिटेंट होस्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो, कॉम्पिटेंट होस्ट एक्चुअली में बोला क्या जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाएगा इसको। होस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करना, किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम किसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, होस्ट में। वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब कैसे, देखो डीएनए जो होता है, डीएनए को हमने ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए का करना है। डीएनए क्या, एक टाइप का हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है ना। डीएनए एक टाइप का क्या है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। डीएनए तो हाइड्रोफिलिक है, तो ये डायरेक्टली क्या है, सेल वॉल को पास नहीं कर सकता, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। क्या कर सकता है, कैनॉट पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को
पास नहीं कर सकता डीएनए, तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा? ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाएगा? कॉम्पिटेंसी क्या, कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या? कॉम्पिटेंसी का मतलब है एबिलिटी ऑफ सेल टू टेक अप द फॉरेन डीएनए। कॉम्पिटेंसी का मतलब ही ये है कि फॉरेन डीएनए को अपने अंदर लेना सेल को, इसी को कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। लेकिन कैसे कॉम्पिटेंट होस्ट बनाएंगे? डीएनए तो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, जबकि सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है। दोनों एक दूसरे को कैसे ले सकते हैं? ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन पे सीधा तो जा नहीं सकता, तो इसलिए कॉम्पिटेंट बनाने के लिए होस्ट को दो मेथड्स का यूज किया जाता है। दो मेथड्स का यूज किया जाता है, एक तो केमिकल मेथड, कॉम्पिटेंट बनाने के लिए होस्ट को केमिकल मेथड या फिर फिजिकल मेथड का यूज किया जाता है। क्या बात क्लियर है? केमिकल मेथड्स या फिजिकल मेथड के थ्रू क्या किया जाता है? कॉम्पिटेंट बनाया जाता है होस्ट को। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे देख लेते हैं। तो होस्ट कैसे कॉम्पिटेंट बनाएंगे, पहले केमिकल मेथड की बात कर लेते हैं। केमिकल मेथड्स जिसके थ्रू हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाते हैं ताकि वो फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले सके, है ना, क्योंकि डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, वो डायरेक्टली पास नहीं कर सकता सेल मेम्ब्रेन से इजीली। तो इसलिए पहले सेल पे, जो होस्ट का सेल मेम्ब्रेन है, उसको कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, जिसके कारण उसके या तो पोर्स बड़े हो जाएं, या कुछ उसको हीट शॉक दें ऐसा, या केमिकल ऐड करें उसमें, या कुछ इंजेक्ट करें इंजेक्शन से, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि क्या हो कि वो जो सेल मेम्ब्रेन है होस्ट की, वो ट्रांसफॉर्मेशन कर ले, बाहर से फॉरेन डीएनए को अंदर जा सके और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सके, तभी तो हम प्रोडक्शन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो। ठीक है, तो केमिकल मेथड में क्या करते हैं? केमिकल मेथड में एक्चुअली में क्या है, डाइवेलेंट कैटायंस जो होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है इसमें। ट्रीटमेंट, ट्रीट विद डाइवेलेंट या बाइवेलेंट, डाइवेलेंट कैटायंस लाइक कैल्शियम। कैल्शियम, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो साइज होता है पोर का, पोर जो मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होते हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। सेल पोर जो होता है, सेल पोर साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है इससे, और फॉरेन डीएनए अंदर एंटर कर जाता है। कैटायन मतलब पॉजिटिव। अच्छा, एक ट्रिक और मैं आपको बता देता हूं, लगे हाथ याद आ रही है। कैटायन, इसको याद रखना, कैटायन, एनायन, कैथोड, एनोड में कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो कैटायन जो है इसमें टी आ रहा है, देखो, है ना, टी बस देखना है। कैटायन मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब एनायन मतलब नेगेटिव। ठीक है, ये याद रखिएगा, फिजिक्स का पार्ट है हल्का सा, लेकिन याद होना चाहिए। कैटायन मतलब पॉजिटिव, टी आ रहा है। कैटायन का उल्टा ही होता है कैथोड, कैटायन पॉजिटिव तो कैथोड नेगेटिव, और एनोड पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ गई? एनोड इज पॉजिटिव तो कैटायन इज पॉजिटिव, एक याद रहेगा तो बाकी सब याद रहेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये तो मैंने बता दिया कि याद रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो केमिकल मेथड में एक तो ये होता है कि ट्रीटमेंट देते हैं डाइवेलेंट आयन से, जैसे कि कैल्शियम वेल्शियम, इससे क्या होता है, सेल पोर साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हीट शॉक में ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। एक और आता है, दैट इज हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक का ट्रीटमेंट दे दिया, ठीक है, हीट शॉक कर दिया, हाई टेम्परेचर का शॉक दे दिया, 42 डिग्री का, इस टाइप का, है ना। तो ये हो गया। और इसके कारण क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो अंदर एंटर कर जाता है। तो केमिकल मेथड में या तो डाइवेलेंट आयंस का या फिर हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है इन केस ऑफ केमिकल मेथड, जिससे कि होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाया जा सके। राइट, आगे चलते हैं। फिजिकल में, फिजिकल ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? फिजिकल ट्रीटमेंट में अगर मैं बात करूं तो फिजिकल ट्रीटमेंट जो है ये, इसमें भी दो टाइप से हम डिवाइड करके चल सकते हैं। माइक्रो इंजेक्शन मेथड, माइक्रो नाम से पता लग रहा है वैसे तो, माइक्रो इंजेक्शन, छोटा इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन मेथड, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। इसके अलावा
इसके अलावा क्या है, जीन गन मेथड, AK-47 मेथड है ये, जीन गन मेथड, AK-47 मेथड, जीन गन मेथड, इसी को बायोलिस्टिक भी बोलते हैं, ये भी लिख लो, बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं इसको। तो ये दो मेथड इंक्लूड्स होते हैं इन केस ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट। अब इसमें होता क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दें सेल के अंदर, ठीक है, किसी सिरिंज के थ्रू या फिर पाइपेट के थ्रू, पाइपेट्स वगैरह के थ्रू डायरेक्टली अगर इंजेक्ट कर दिया जाए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के न्यूक्लियस में, तो उसको तो क्या बोलते हैं, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। डायरेक्टली इंजेक्शन दे दिया, सेल होस्ट को इंजेक्शन दे दिया, किस चीज का इंजेक्शन दे दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, इंजेक्शन में भर के लो, इंजेक्शन लगा दिया, आओ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। दूसरा आता है जीन गन मेथड, इसमें गोलियां चलाते हैं, गोलियां क्या है, सेल को बॉम्बार्ड कर दिया जाता है, एकदम छल्ली छल्ली कर दिया जाएगा, ठीक है, तो इसमें गोलियां बंदूक की शेप का होता है, जीन गन आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बंदूक की तरह दिखेगा, ठीक है, बंदूक नहीं मतलब छोटी पिस्टल की तरह दिखेगा। तो जीन गन मेथड से, बायोलिस्टिक मेथड से क्या किया जाता है, एक उसमें भरकर और सेल के अंदर डायरेक्टली उसमें भी इंजेक्ट करवाया जाता है जीन गन के थ्रू। क्या बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा होस्ट भी, ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। तो ये हो गए टूल्स, अभी तक हमने क्या पढ़ लिए, टूल्स पढ़ लिए। टूल्स हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ लिया, लाइगेज पढ़ लिया, वेक्टर पढ़ लिया, होस्ट पढ़ लिया, एक रहता है पॉलीमरेज एंजाइम, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टूल्स कंप्लीट हो गए, जो मेजर पोर्शन था इस चैप्टर का ये हमने देख ही लिया है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या रोल कैसे रहता है। इसके अलावा क्लोनिंग वेक्टर का देख लिया हमने, तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा ये देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मैंने शुरू में बनाया था। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ही है, एक ही टेक्नोलॉजी की बात करनी है सिर्फ हमें, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, फॉरेन डीएनए, जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे थे, फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए लिखा मिल सकता है आपको। फॉरेन डीएनए और वेक्टर जो कि एक प्लाज्मिड है, उन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट द स्पेसिफिक पॉइंट दैट इज द रेस्ट्रिक्शन साइट। ये टुकड़े टुकड़े कर दिए, टोटे टोटे, दिल टोटे टोटे हो गया, एक मिनट, ठीक है, ये इसमें भी हो गया। फिर लाइगेज जॉइन द फॉरेन डीएनए टू द प्लाज्मिड, लाइगेज दैट इज मॉलिक्यूलर ग्लू, उसने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन करवाया और क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सेल के अंदर इंसर्ट करवाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। सिलेक्टेबल मार्कर के थ्रू रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में पता लग जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कराने के बाद उसकी क्लोनिंग करवा दी, क्लोनिंग होस्ट इरिशिया कोलाई सेल को डिवाइड करने दिया और मल्टीपल कॉपीज बनाने दिया। इट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम है। क्या बात समझ में आ गई, सिंपल, जो हमने शुरू में पढ़ा था। इसके बाद अगर बात करें, एक्चुअली में होता क्या है, एक चीज और समझ लो, मल्टीपल कॉपीज कर दी, ठीक है, एक प्रोसेस होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ये ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या सीन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअली में सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किसके लिए किया जाता है, टेक्निक होती है एक टाइप की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करती है। टेक्निक का नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम का एक स्कीम होती है, ठीक है, जनधन योजना जैसी स्कीम। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये क्या करती है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखा रहा है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये एक्चुअली में एक टाइप का टेक्निक है, टेक्निक है एक टाइप की जो कि क्या करती है, सेपरेट करती है डीएनए फ्रेगमेंट्स को। डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है उनको सेपरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेस पे जो है डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करती है, ये टेक्निक सेपरेट करती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब होता क्या, ध्यान से समझना, ये इस टाइप की एक प्लेट होती है, ट्रे की तरह, ठीक है। इसको अगर मैं फिगर की तरफ से समझाऊं, ध्यान से सुनते रहना।
इस टाइप की एक ट्रे है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इस ट्रे में एक तरफ तो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, कैथोड, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, अभी बताया है, और एक तरफ होता है इलेक्ट्रोड, एनोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, अभी बताया था, ठीक है, याद रहेगा। इस ट्रे के बीच में जेल भरा जाता है, अगार जेल भी हो सकता है, अलग अलग टाइप का वैसे तो जेल होता है। इसके बीच में जेल है, क्या है, जेल। जेल मतलब सेमी लिक्विड, सॉलिड ही है, सेमी सॉलिड टाइप का जेल है। अगार जेल जनरली यूज किया जाता है, वैसे अलग अलग टाइप का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, उसमें अगार, एग्रोज और एसडीएस, बहुत टाइप का, पेज है ना, और ये सब काफी टाइप के होते हैं, उतना नहीं है हमारे सिलेबस में, तो इतना समझिए इसमें जेल होता है, ठीक है। यहाँ पे वेल्स बनाए जाते हैं, कोम से, कंगी से बना दिए जाते हैं, मान लो वेल्स बनाए जाते हैं, यहाँ पे 4 बना देता हूं मैं, क्या है, वेल्स, कुएं। कुएं मतलब ये नहीं है 70 मीटर नीचे है, कुएं, वेल्स है यहाँ पे, ठीक है। क्या केस क्लियर है, इतना, इतनी बात क्लियर है। यहां वेल्स बनाए गए हैं, कैथोड की तरफ बनाए जाते हैं, क्यों? अब इन वेल्स में एक्चुअली में क्या किया जाता है, डीएनए को लगाया जाता है, डीएनए सैंपल जो है उसको डाला जाता है इसके बीच में। मान लो इस वेल में डाल दिया डीएनए, ए है, ये ए वेल है, ये बी वेल है, ये सी वेल है, ये डी वेल है, तो इसमें डाला जाएगा। इसमें डालने के बाद इलेक्ट्रोड्स हैं, करंट रन करवाया जाएगा। इलेक्ट्रोड से क्या करवाया जाएगा, वायरिंग है, ये करंट लगवाया जाएगा। करंट जब लगेगा तो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है ना वो ऐसे अलग होते जाएंगे। इसमें कुछ डाला था, मान लो इसमें कुछ डाला था, इस टाइप से फ्रेगमेंट्स जो है उस जेल पे रन करते हुए दिखेंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक टेक्निक है, वैसे तो वो चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे हम, इसमें जस्ट बेसिक सा है कि इसमें क्या है कि फ्रेगमेंट्स दिखेंगे ऐसे डीएनए। ये क्या है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स, जो जितना भारी होगा वो पीछे रह जाएगा, जो जितना हल्का या छोटा होगा वो उतना आगे तक जाएगा फ्रेगमेंट। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। इस टेक्निक को यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या क्रिमिनल केसेस में भी यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई क्रिमिनल केसेस है, उसमें क्या है कि मान लो कहीं पे कोई मर्डर हो गया, ठीक है, एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। मर्डर हुआ, उसमें क्या हुआ, वहां पे कोई सैंपल मिला किसी और का, ब्लड या बाल मिल गया, तो उसका डीएनए फ्रेगमेंट एक ए वेल में डाला जिसमें ये वाले फ्रेगमेंट्स हमें मिले क्रिमिनल स्पॉट से। फिर जिस पर शक है, जिस पे भी शक है उसका हमने सैंपल लिया, मान लो 2 जनों पे शक है, तो एक का बी पे डाला डीएनए निकालकर, मतलब उसका हेयर से या ब्लड से जैसे भी उसका डीएनए सैंपल लेकर, एक का बी वेल में डाल दिया, एक का सी वेल में डाल दिया। अगर किसी का भी ये डीएनए फ्रेगमेंट्स डिट्टो इसके जैसे निकल गए तो इसका मतलब वही क्रिमिनल है, या मतलब उस स्पॉट पे वो प्रेजेंट था जब मर्डर हुआ। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से ये क्रिमिनल केसेस में भी यूज किया जाता है इस टेक्निक को, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। इसका ये फिगर दिखा रखा है, ये देखो वेल्स दे रखे हैं यहाँ पे। लार्जेस्ट वाले जो डीएनए जो हैवी साइज के होंगे, लार्ज, वो पीछे रह जाएंगे, स्मॉलेस्ट वाले आगे चले जाएंगे, और इस टाइप के डीएनए बैंड्स बन जाते हैं। ये टिपिकल एग्रोस जेल का दिखा रखा है। एग्रोस, कई टाइप के जेल्स होते हैं। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग द माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन इस टाइप से किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत इसका यूटिलाइजेशन भी है। तो टूल्स हमने आई गेस सारे कर लिए हैं, है ना, टूल्स हमने कर लिए हैं। इसके अलावा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, वेक्टर का हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस, जो हमने अभी तक पढ़ा उसी को एनलिस्ट कर दिया है, ठीक है, पॉइंट्स में कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी ने जैसे आपको पूरा जो हमने प्रोसेस अभी तक पढ़ा उसी का ही ये सार है, ऐसा समझ लीजिए। प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। इसमें देखिए सबसे पहले आइसोलेशन किया जाता है जेनेटिक मटेरियल का। जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर की। इसमें किसकी बात हो रही है, इस पॉइंट में जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर वेक्टर की बात हो रही है, ठीक है ना। उसका आइसोलेशन किया जाएगा, फिर कट किया जाएगा डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से, किसके थ्रू, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर एम्प्लीफिकेशन किया जाएगा जीन का, जीन ऑफ इंटरेस्ट का, यूजिंग पीसीआर। पीसीआर क्या होता है ये हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। व्हाट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद ही देखते हैं, ठीक है।
ये तो डीएनए सेपरेट कट एंड स्पूलिंग किया हुआ है, ठीक है, सिंपल सा एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें कुछ नहीं है। ये पीसीआर का डायग्राम दे रखा है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है एक्चुअली में पीसीआर स्टैंड्स फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, मल्टीपल कॉपीज जब हमें बनानी होती हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की, तो हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करते हैं। ये पीसीआर मशीन्स में किया जाता है ये प्रोसेस, एक पीसीआर मशीन्स आती हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरीज में, उसमें इस प्रोसेस को पूरा का पूरा रन करवाया जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। क्या होती हैं? 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं ये। पहले तो इसमें क्या क्या चाहिए होता है ये देख लो, इसमें क्या क्या चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या है पीसीआर करने। पीसीआर में कर क्या रहे हैं, मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं डीएनए की। एक तो इसमें पीसीआर मशीन चाहिए ऑब्वियसली, उसमें जो कुछ भी होगा वो सब तो रिक्वायर्ड है ही, राइट। उसके अलावा इसमें पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है। पॉलीमरेज का एंजाइम का मतलब क्या होता है, जो चेन बनाए। हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज बैक टू बैक न्यूक्लियोटाइड फिक्स करता जाता है, चेन बनाता रहता है, जिससे कि रेप्लिकेशन हो जाता है और नया डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाता है। वैसा ही पॉलीमरेज एंजाइम, इसमें जो पॉलीमरेज एंजाइम लगता है वो होता है टेक डीएनए पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज बोल सकते हो, पॉलीमरेज। क्यों होता है ये भी अभी पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें तो रिक्वायर्ड इसमें होती ही होती हैं पीसीआर में। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? इसके अलावा प्राइमर रिक्वायर्ड है, आरएनए प्राइमर्स होते हैं ना, प्राइमर्स भी क्या होते हैं, जो इनिशिएट, पॉलीमरेज एंजाइम कभी भी खुद से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं बना सकता, उसको एक इनिशिएशन चाहिए होता है जो कि प्राइमर देता है। इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? इसके अलावा और तो कुछ नहीं होता। ये 3 तो मेजर चीजें आपको पता होनी ही चाहिए कि ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, पीसीआर में। अब पीसीआर में होता क्या है इसको डिटेल में देख लेते हैं जरा। पीसीआर देखें, एक्चुअली में इसमें होता क्या है, 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है, 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज द डीनेचुरेशन। सबसे पहले डीनेचुरेशन किया जाता है। पीसीआर का मेन मोटो क्या, हमें मल्टीपल कॉपीज बनवानी है डीएनए की, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए डीएनए की। डीनेचुरेशन किसका? डीएनए का। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। कैसे? डीनेचुरेशन का मतलब, मान लो ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसका डीनेचुरेशन मतलब हाई टेम्परेचर इसको देंगे जिससे कि ये टूट जाए। हाई टेम्परेचर लगभग 95 डिग्री सेंटीग्रेड का, लगभग 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है, 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे कि डीनेचुरेशन हो जाए, डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाए। फर्स्ट स्टेप तो ये करवाया जाता है पीसीआर में, ये सब पीसीआर मशीन में ही चल रहा है। सेकंड, एनीलिंग। क्या करवाया जाता है? एनीलिंग। एनीलिंग किसकी? एनीलिंग ऑफ प्राइमर। एनीलिंग का मतलब जोड़ा जाता है प्राइमर को। किसको जोड़ा जाता है? प्राइमर को। ये जो 2 स्ट्रैंड्स बन गई हैं, एक स्ट्रैंड ये थी, एक इन ये बन गई, ठीक है। यहां पे मान लो एक प्राइमर जोड़ दिया, यहां पे एक प्राइमर जोड़ दिया, ये क्या है? प्राइमर। प्राइमर क्या होते हैं? शॉर्ट आरएनए सीक्वेंसेस ही होते हैं एक टाइप के, जो कि इनिशिएट करते हैं पॉलीमरेजेस को। पॉलीमरेज मतलब इसको पूरी की पूरी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनवानी है उसके लिए, ठीक है। अगर मान लो ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, तो इसका जो आरएनए होगा वो कैसे बनेगा? 3 प्राइम, ठीक है। और उल्टा ऐसे चल रहा होगा, इसका 3 प्राइम। क्या बात समझ में आ गई? और यहां से आगे कंटिन्यू पूरी की पूरी हो जाएगी। आगे क्या चलेंगे? एनीलिंग के बाद थर्ड स्टेप जो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इसी में तो क्या आता है? टेक पॉलीमरेज जो है, टेक पॉलीमरेज करता है इसमें फंक्शन। टेक पॉलीमरेज जो है इसमें रोल प्ले करता है एक्सटेंशन पे। मतलब यहां पे टेक पॉलीमरेज आ जाएगा इसी स्टेप में। मान लो ये यहां तक हमने पढ़ा था अभी तक, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज वो प्राइमर आया था,
और यहाँ भी आरएनए प्राइमर आया था। यहाँ पे अब टेक पॉलीमरेज आ जाएगा जो इसको फर्दर कंटिन्यू, इसको ऊपर से इधर और इसको इधर पूरा पूरा डीएनए बनाएगा, जिससे अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे, 2 स्ट्रैंड्स बन जाएंगे ऐसे डीएनए के। तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए, ठीक है, 1 से 2 बन गए, और यहां तक की कंप्लीट प्रोसेस को हम एक पीसीआर साइकिल बोल देते हैं, ठीक है। एक डीनेचुरेशन से एक्सटेंशन तक जाने में इसको एक साइकिल, फिर इस 2 से 4, 4 से 8, 8 से ऐसे पीसीआर साइकिल्स बोलते हैं कि इतनी पीसीआर साइकिल्स चाहिए हमें इतने मिलियन ऑफ डीएनए कॉपीज बनाने के लिए। तो ये 1 पीसीआर साइकिल ऐसे कंप्लीट होती है, ठीक है, डीनेचुरेशन से स्टार्ट होकर एक्सटेंशन। फिगर में देख सकते हो आप, फिगर में भी यही हो रहा है। इसमें अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करके आपको मैं दिखा दूं तो इसमें हो क्या रहा है, पहले देखो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, टेम्परेचर हाई है, फिर लो किया जा रहा है, फिर थोड़ी देर कांस्टेंट, फिर उसके बाद फिर से हाई, फिर ऐसे हो क्या रहा है। सबसे पहले डीनेचुरेशन में तो लगभग 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है, फिर उसके बाद 55 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है ड्यूरिंग द एनीलिंग ऑफ प्राइमर। उसके बाद 72 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखा जाता है एक्सटेंशन में रखा जाता है। अब 72 डिग्री सेंटीग्रेड भी एक हाई टेम्परेचर है, ये क्या है, एनीलिंग, और यहां पे डीनेचुरेशन करना है। ये पीसीआर का बता रहा हूं मैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हो आप। एक्सटेंशन जो है प्रोसेस, उसमें पॉलीमरेज एंजाइम जो टूल भी था, एक पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, पॉलीमरेज एंजाइम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को बनाता है, मतलब एक डीएनए का 2 बनाने में मेजर रोल पॉलीमरेज एंजाइम का रहता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमर, ठीक है। अब 72 डिग्री सेंटीग्रेड भी एक हाई टेम्परेचर है, जो कि नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज उसमें खुद डीनेचर हो जाएगा, क्योंकि पॉलीमरेज क्या है, खुद भी एक एंजाइम प्रोटीन, हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन हो जाएगा, है ना। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे इस इतने हाई टेम्परेचर के कारण ही यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड पॉलीमरेज एंजाइम को यूज किया जाता है, स्पेशलाइज्ड टाइप के पॉलीमरेज एंजाइम को यूज किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, टेक पॉलीमरेज। एक्चुअली में ये पॉलीमरेज जो होता है, टेक पॉलीमरेज, ये एक टाइप के बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया, जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। तो यहां से नाम इसका रख दिया टेक पॉलीमरेज, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या होता है, टेक पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल एंजाइम है, एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है एक टाइप का, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी वर्किंग में रहता है। तो इस टेम्परेचर पे भी ये खुद डीनेचर नहीं होगा, फंक्शनल रहेगा और एक्सटेंशन करवाएगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या है, मल्टीपल पीसीआर साइकिल्स करके मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बना सकते हैं, फॉरेन डीएनए का, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसी को बोला जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है 172 नंबर पेज पे। रीजन टू बी एम्पलीफाइड, मान लो इसको एम्पलीफाई करना है, हीट कर दिया, हीट करने से डीनेचुरेशन हो गया सबसे पहले, ठीक है। क्या हो गया, डीनेचुरेशन। क्या बात क्लियर है। डीनेचुरेशन के बाद क्या किया, एनीलिंग किया, किसका, प्राइमर जोड़ दिए, ये देखो दोनों तरफ क्या जोड़ दिए, प्राइमर। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज, जो कि एक वैसे नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज नहीं, टेक डीएनए पॉलीमरेज इसमें यूज किया जाता है, जो कि एक थर्मोस्टेबल है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी मैंने तो बता दिया आपको, 95 लगभग 55 टू 65 में एनीलिंग की जाती है, और फिर 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे छोड़ दिया जाता है पीसीआर मशीन को, ताकि एक्सटेंशन होता रहे, ठीक है। तो फिर ये क्या है, टेक डीएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में ये 2 स्ट्रैंड्स बन गई, एक्सटेंशन हो रहा है, लगभग 30 साइकिल मतलब 30 पीसीआर साइकिल की बात कर रहा है यहां पे। ये एक पीसीआर साइकिल कंप्लीट होती है, तो 30 पीसीआर साइकिल्स में लगभग 1 बिलियन के आसपास जो है वो डीएनए हमें मिल जाते हैं। क्या बात समझ में आ गई। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस टाइप से, मतलब 1 से 2 एक साइकिल कंप्लीट, 2 से 4 एक साइकिल कंप्लीट, 4 से 8, इस टाइप से पीसीआर साइकिल्स 30 टाइम्स करो तो इतने सारे हमें मिल जाते हैं। तो ये डायग्राम दे रखा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। ईच साइकिल हैज 3 स्टेप्स, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर का एक्सटेंशन कौन कर रहा है, टेक डीएनए पॉलीमरेज। बात क्लियर है, डन, ओके। तो ये था पीसीआर। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल पता है, रेस्ट्रिक्शन है, उससे कर लेंगे, रेस्ट्रिक्शन कटिंग करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से स्पेसिफिक लोकेशन पे, फिर एम्पलीफिकेशन करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट पीसीआर, ये भी समझ में आ गया अब। उसके बाद इंसर्शन करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इनटू द होस्ट, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये डेफिनेशन ही है ट्रांसफॉर्मेशन की,
ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट और डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। ये दो चीजें हमें देखनी है, फॉरेन जीन प्रोडक्ट कैसे बनता है और डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, व्हाट इज डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस, व्हाट इज द डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस, ये भी देखेंगे। ठीक है, बात समझ में यहां तक आ गई बच्चा? इतनी बात क्लियर है? आगे चलें, जो चलिए ठीक है, पानी पी लूं मैं जरा, थक गया बोलता बोलता। बेटा ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर से बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसको 2-3 बार इस लेक्चर को देख लोगे ना, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। किसी बुक को रीड कर लेना, आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप देख सकते हैं, बस कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। बात समझ में आ गई? कितनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब हमारा मोटो क्या था? हमारा मोटो था कि पीसीआर हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया। हमारा मेन मोटो क्या था? हमारा मेन मोटो था कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हमें करवाना है। जैसे इंसुलिन का एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था, या किसी भी बायो प्रोडक्ट का, ठीक है, कोई भी बायो प्रोडक्ट हो सकता है। तो किसी बायो प्रोडक्ट का लार्ज स्केल पे करवाना है, स्मॉल स्केल पे करवाना है, तब तो लेबोरेटरी में कर लिया, 1 लीटर, आधा लीटर, 4 लीटर। लेकिन हमें चाहिए लार्ज स्केल में किसी बायो प्रोडक्ट, जैसे कि इंसुलिन मोस्ट कॉमन एग्जांपल। ये मैं इसलिए बार बार ले रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट जो एक बायोटेक एंड एप्लीकेशन है उसमें भी इंसुलिन का एग्जांपल है आपके, उसमें कंप्लीट टॉपिक है इंसुलिन का, राइट। तो लार्ज स्केल में करवाना है तो वो लेबोरेटरी में तो नहीं करवा सकते, है ना। ये मतलब पता लग रहा है 10,000 लीटर इंसुलिन बनवाना है हमें, तो ऐसे लैब में तो नहीं बनेगा, ठीक है, उसके लिए फैक्ट्रीज चाहिए। तो लार्ज स्केल में बनाने के लिए जो मशीन लगती है हमें, उसे क्या बोलते हैं? बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर जो है उसका यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? बायोरिएक्टर्स, ये फोटो दे रखी है बायोरिएक्टर्स की, ठीक है ना। बायोरिएक्टर्स का जो है बायो रिएक्टर्स, बायोरिएक्टर की अगर मैं बात करूं तो बायोरिएक्टर जो है, बायोरिएक्टर की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। बायोरिएक्टर क्या करता है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो प्रोडक्ट्स, ऐसे लिख देता हूं मैं, बायो प्रोडक्ट्स। बायो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए बायोरिएक्टर्स की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली में ये वेसल्स होते हैं लार्ज वॉल्यूम के, जिसमें रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन में। उसमें क्या है कि ऑप्टिमम कंडीशंस दी जाती है। बायोरिएक्टर में हर टाइप की ऑप्टिमम कंडीशन प्रेजेंट होती है। इसमें क्या है, हम ऑप्टिमम कंडीशंस जो हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करवाते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि हमें स्पेसिफिक टाइप का जो बायो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। बात समझ में आ गई? बायोरिएक्टर्स जो है ना, ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक्चुअली में बायोरिएक्टर्स जो हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के बायोरिएक्टर्स होते हैं कॉमनली, जिसमें से एक तो होता है स्टीर्ड टैंक, सिंपल स्टीर्ड टैंक, स्टीर्ड टैंक, ठीक है। टैंक तो है ही, वेसल ही है, लार्ज वेसल्स, और क्या है। दूसरे टाइप का हमारे पास स्पार्ज्ड स्टीरर टैंक, स्पार्ज्ड टैंक लिख सकते हो इसको, स्पार्ज्ड। ठीक है, एक तो ये 2 टाइप के बायोरिएक्टर्स होते हैं, स्टीर्ड टैंक और एक होता है स्पार्ज्ड टैंक, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? कोई ज्यादा अंतर नहीं। वैसे तो बायोरिएक्टर में ऑप्टिमल कंडीशंस दी जाती हैं, हमारा मेन ये रहता है कि उसमें प्रॉपर एरेशन रहे और मिक्सिंग हो जाए। हम जो रॉ मटेरियल डाल रहे हैं उसकी मिक्सिंग हो जाए और प्रॉपर एरेशन हो जाए। तो ये 2 तो चीजें हमें करनी ही है, वो दोनों में की जाती हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से बस की जाती हैं, इसलिए डिफरेंस है। ये दोनों का फिगर एनसीईआरटी में दे भी रखा है। ये सिंपल स्टीर्ड टैंक है और ये स्पार्ज्ड टैंक है। स्टीर्ड टैंक में क्या होता है? लार्ज वेसल है, ये सब प्रेजेंट होता है इसमें, पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैंपलिंग पोर्ट सिस्टम, कल्चरल ब्रोथ होता है, ये सब लेबलिंग आप देख सकते हैं। मतलब क्या है? पीएच कंट्रोल सिस्टम, ताकि पीएच कंट्रोल रहे, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होता है दोनों टाइप के बायोरिएक्टर्स में। टेम्परेचर कंट्रोल, सैंपलिंग पोर्ट सिस्टम, बीच बीच में सैंपल लेके चेक कर सकें कि ठीक चल भी रहा है काम के नहीं चल रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई?
तो ये, और मोटर होगी उसके अलावा, तो ये दो चार चीजें तो कॉमन होंगी। उसके अलावा दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टील टाइप का टैंक जो होता है ना, इसमें इस टाइप का देखो स्टील लगा हुआ है, ये मोटर लगी हुई है, नीचे जो है ये फ्लैट ब्लेडेड लगे हुए हैं, ब्लेड्स टाइप के लगे हुए हैं। ये क्या घूमते रहते हैं, ये स्टील टाइप में ये क्या घूमते रहते हैं ऐसे, है ना, ये ऐसे गोल गोल घूमेंगे, ऐसे गोल गोल घूमते हैं स्टील टाइप में, ये जो ब्लेड्स हैं सिंपल स्टील टाइप का, जिससे क्या होता है प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है और एरेशन भी हो जाता है। बात समझ में आ गई? जबकि स्पार्ज्ड टाइप में क्या होता है, नीचे बुलबुले वाली मशीन लगी होती है, इसमें वो बुलबुले छोड़ेगी, बबल्स, नीचे बुलबुले वाली मशीन लगी होती है, वो बुलबुले छोड़ती है, उससे हलचल होगी पूरे जितना भी रो मटेरियल है, तो मिक्सिंग भी हो गई और एरेशन इसमें भी हो गया, तो दोनों काम तो इसमें भी हो गए। इसमें बुलबुलों से किया, इसमें बीच में ये ब्लेड लगा के घुमा रहे हैं बस, इसमें मोटर का खर्चा आ रहा है, इसमें वो नहीं आ रहा है, ठीक है, इतना सा है। इसमें बुलबुले नीचे से छोड़ रहे हैं, क्या ऐसा जुगाड़ इन्होंने लगा दिया नीचे, ठीक है। तो बबल ड्रामेटिकली इंक्रीज करेंगे ऑक्सीजन एरिया और गैस एंटरटेन होगी, और इसमें क्या है ये सब होगा, मतलब वही सेम चीजें मिक्सिंग होगी, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसफर, ठीक है। तो दो टाइप के बायोरिएक्टर्स होते हैं, दोनों में सिंपल सा अंतर ये है, एक में स्टील लगा हुआ है जो घूमेगा और दूसरे में नीचे से बुलबुले जाएंगे, दैट इज द स्पार्ज्ड टाइप, ठीक है। और ज्यादातर स्टील टाइप का ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। क्या बात इतनी क्लियर है? इसमें पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, फोम सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है। थ्योरेटिकल ये सब होगा तभी तो ऑप्टिमल कंडीशंस जो भी होती हैं, टेम्परेचर, मॉइस्चर, है ना, पीएच हो गया, साल्ट कंसंट्रेशन, हर टाइप का सिस्टम लगा होता है, बस उसके आगे सिस्टम लगाना है। वो इसमें नाम नहीं दे रखा कि सिस्टम को क्या बोला जाता है, सिंपल दे रखा है इसमें कि पीएच सिस्टम, टेम्परेचर सिस्टम, फोम सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दो ही रोल है, एरेशन, इसके मेजर दो ही रोल करने हैं, एक तो एरेशन देना है, प्रॉपर एरेशन के लिए बायोरिएक्टर्स, एंड दूसरी चीज क्या होती है एरेशन के अलावा, मिक्सिंग हो जानी चाहिए, बस दो चीजें हैं, ठीक है। इससे क्या है हम अपना निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो इसमें देखो ये देखो, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, तो जीन प्रोडक्ट बायोरिएक्टर के थ्रू निकलता है, ये भी हमने कर लिया, ठीक है, बायोरिएक्टर। बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है बच्चों? लास्ट है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, लास्ट है तो लास्ट ही है, लास्ट का मतलब फाइनल, एकदम फुल एंड फाइनल। क्या है? फुल एंड फाइनल, लास्ट टॉपिक भी और लास्ट सब कुछ लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बहुत छोटा सा प्यारा सा, इसमें क्या कुछ भी नहीं है एक्चुअली में, ये फिनिशिंग प्रोडक्ट के पहले का काम है, ठीक है ना। जो ये मतलब इसमें क्या इंक्लूड है, ऑल द प्रोसेसेस टू विच, मतलब डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस जो है फाइनल प्रोसेसिंग है, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, फाइनल प्रोसेसिंग बिफोर मार्केट लॉन्च। मार्केट में जाने से पहले की जो फाइनल प्रोसेसिंग होती है उसी को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोला जाता है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें क्या क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। इसमें सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टर, एक तो सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टर, बायोरिएक्टर से सेपरेशन कर लिया प्रोडक्ट का, ये भी डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस का हिस्सा है। दूसरी चीज प्योरिफिकेशन किस चीज का? प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, किसी टाइप का प्योरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो वो, ये भी एक टाइप का डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में ही एक स्टेप है। इसके अलावा इसमें और क्या हो सकता है डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस में? फाइनल स्टेजेस हैं ये, मतलब मैं बता रहा हूं मार्केट में जाने से पहले, है ना। और ये फाइनल क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स का यूज करना, सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स, तीसरा ये लिख सकते हो, सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स, है ना। प्रिजर्वेटिव्स तो रिक्वायर्ड है ही, पता चल रहा है हमारा मार्केट में जाते जाते 2 दिन बाद प्रोडक्ट ही खराब हो गया, तो सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स उसमें कौन से होने चाहिए, वो भी डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में आ गया, ठीक है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, ठीक है बच्चों।
तो ये सब क्या है, बेसिकली डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस का पार्ट है। ये 4 स्टेप्स आप याद कर सकते हो पॉइंट्स लिखने के लिए, कि या तो सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टर, ये भी एक टाइप का डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ये सब डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का फाइनल प्रोसेसिंग है, मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसकी पैकेजिंग एंड ऑल, ये सब डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का पार्ट है, राइट। और आगे देखें तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। बधाई हो आपको, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, जो कि एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। समझ में आ गया तो लिख सकते हो, नहीं समझ में आया तो कभी नहीं लिख सकते, याद तो नहीं किया जा सकता इस चैप्टर को, देखो, ठीक है। तो आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एनी टाइम एनी हाउ, या फिर विजिट कर सकते हैं। अगर आप कोटा से हैं तो रेजोनेंस में विजिट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे मिल जाऊंगा, या फिर आप ऑनलाइन कमेंट सेक्शन में डाउट हमसे या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स पे पूछ सकते हैं, नो डाउट, नो इश्यूज, ठीक है। तो क्योंकि ये सब आप ही के लिए किया जा रहा है ना। जो घर गांव में बैठे हुए बच्चे हैं, जो कि कहीं किसी ना किसी कारणवश शायद नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं जाकर कहीं पे, तो वो उन्हें घर बैठे एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, अच्छी एजुकेशन, राइट। तो एक ये आपके वो है ना रिवीजन के तौर पे बहुत हेल्प करने वाला है। आप इस लेक्चर को देखने के बाद चैप्टर रीड करोगे डिटेल में और अच्छे से समझ आएगा। चैप्टर पढ़ रखा है तो ये देखने से एक पूरा समराइज्ड रिवीजन हो जाएगा, तो दोनों केस में आपके लिए बेनिफिशियली तो रहने वाला है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लो, आज क्वेश्चन मैं कम करवाऊंगा, आप ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बता रखा है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, सिंथेसाइज डीएनए, डीएनए सिंथेसाइज यही कर देगा, तो फिर वो क्या करेगा? पॉलीमरेज, ये तो नहीं। कट द डीएनए मॉलिक्यूल रैंडमली, कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट, रेस्ट्रिक्ट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस, ये भी नहीं हो सकता ना। रैंडमली कर देते हैं क्या ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। डीएनए मॉलिक्यूल को हमेशा किसी स्पेसिफिक साइट, जिसको रेस्ट्रिक्शन साइट भी बोला जाता है ना, रेस्ट्रिक्शन साइट भी इसी को ही बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट, राइट, रेस्ट्रिक्शन साइट भी बोलते हैं। तो कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट द स्पेसिफिक साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जिसमें हमने 2 पढ़े थे पीबीआर 322 में, कौन कौन से थे? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द पॉलीमरेज, पॉलीमरेज तो अलग रोल है, पीसीआर में देखा हमने। एक्सोन्यूक्लियस तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। डीएनए लाइगेज, जोड़ने का काम हमेशा डीएनए लाइगेज, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस भी एक टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, राइट। आगे चलें। There is a restriction endonuclease called EcoR1, जिसका हमने देखा था। What does co part in it for? इसमें co क्या रेफर कर रहा है? अगर आपने लेक्चर देखा है तो आप ये बता सकते हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। इसका मैं नहीं बताऊंगा, इसका कोलन होगा, कोलम होगा, कोएंजाइम होगा, कोलाई होगा, क्या होगा? इसमें EcoR1 में को क्या है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following is not a characteristic of the plasmid? प्लाज्मिड का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन, ठीक है। ऑटोनोमसली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है, ठीक है। मतलब इसमें से गलत क्या है? मतलब इसमें से पूछ रहा है नॉट अ कैरेक्टर ऑफ प्लाज्मिड, इसमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है प्लाज्मिड का, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैंने बताया आज कुछ क्वेश्चन आप करेंगे बेटा, ठीक है ना बच्चों। कौन सा इसमें से नहीं है क्वेश्चन, अच्छे से रीड कर लिया। नेक्स्ट, DNA fragment generated by the restriction endonuclease in a chemical reaction can be separated by, डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो जनरेट किए जा रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इन अ केमिकल रिएक्शन को सेपरेट किसके थ्रू किया जाता है? हमने अच्छे से पढ़ा है, जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैथोड, एनोड, सब फिजिक्स केमिस्ट्री सब बीच में कर दिया था हमने। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग तो बहुत अलग होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज अलग, पीसीआर और ये दोनों ही पढ़े हैं आपने इस चैप्टर में, राइट। An antibiotic resistant gene in a vector usually helps in the selection of, antibiotic resistant gene किसमें सिलेक्शन का हेल्प करता है? कॉम्पिटेंट सेल्स के, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स के, रिकॉम्बिनेंट सेल्स के, या नन ऑफ द अबव? पढ़ा था ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स नहीं, रिकॉम्बिनेंट सेल्स पर्टिकुलर देखा था। टेट्रासाइक्लिन किसमें डिफरेंशिएट कर रहा था? रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसमें हुआ है, किसमें नहीं हुआ, ये बता रहा था, राइट। तो इसमें आ जाएगा रिकॉम्बिनेंट। आगे चलें। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द, ये क्वेश्चंस बेटा आए हुए हैं,
ये बच्चों कई कई जगह पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपलर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ पीसीआर। पीसीआर का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? इसमें से पहले एक्सटेंशन होता है, फिर प्राइमर, फिर डीनेचुरेशन, पहले डीनेचुरेशन, फिर प्राइमर एनीलिंग, फिर एक्सटेंशन। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे कि इसका क्या सही सीक्वेंस है पीसीआर का, कौन से 3 स्टेप्स किस सीक्वेंस में आते हैं। ठीक है, आगे चलो बच्चों। विच ऑफ दिस इज अ नॉट करेक्टली मैच्ड? जीन गन, बायोलिस्टिक गन भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा? नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये तो गलत आंसर हो गया, मतलब सही है, आंसर गलत है। उसका प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये भी ठीक है। डीएनए लाइगेज बायोलॉजिकल सीजर्स, ये आंसर सही है क्योंकि ये गलत है। डीएनए लाइगेज इज अ बायोलॉजिकल ग्लू या मॉलिक्यूलर ग्लू। सीजर्स तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, बैक्टीरियोफाजिक वायरस है, ये भी बात सही बोल रही है, लेकिन उन्होंने पूछ रहा है कौन सा नॉट करेक्ट मैच्ड है। तो डीएनए लाइगेज इज नॉट अ बायोलॉजिकल सीजर, इट इज अ बायोलॉजिकल ग्लू। बायोलॉजिकल सीजर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आगे चले। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज द सेलेक्टेबल मार्कर टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इंफेक्शन, टू सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर्स, अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। मतलब ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है, चलो ये तो कट ही हो गया, क्योंकि सीक्वेंस रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होता है उसको तो क्या बोलते हैं? ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। तो और क्या होगा? टू सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर्स, उसके लिए होता है क्या? ये भी बेतुकी सी बात है। तो ऊपर वाले 2 ऑप्शन में से कौन सा क्लियर होगा? एज अ सेलेक्टेबल मार्कर या टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इंफेक्शन? इसमें क्या सही ऑप्शन होगा ये आप बताएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी पक्का, बताएंगे आप पढ़ के कि कैसे इसमें से कौन सा सही और क्यों है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन। एन एंजाइम कैटेलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए इज एंडोन्यूक्लिएज। ये तो साइड से करता है, मतलब बीच में से करता है ये तो, है ना। उसके अलावा एक्सोन्यूक्लिएज, डीएनए लाइगेज तो काटता ही नहीं है, रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैसी बात करी, तो जोड़ने वाला काम करता है। बाई हिंट सेकंड एक टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही है, वैसे तो ये भी एक टाइप का, तो एंडोन्यूक्लियस इसका हो नहीं सकता। इन्होंने क्या रखा है? रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स। एंड से कौन करेगा? एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंड से करता है और बीच में से एंडोन्यूक्लियस करता है, जिससे स्टिकी एंड्स या फिर ब्लंट एंड्स बनते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? धन्यवाद। तो बच्चों आज का लेक्चर इतना ही, बायोलॉजी मास्टर सीरीज में कंप्लीट हमने चैप्टर बड़े अच्छे से कर लिया है। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में, और जिन क्वेश्चंस का कहा गया है उनका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हर किसी को बेनिफिट हो सके। जहां भी एनसीईआरटी पैटर्न पे, जिस भी सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड का जिसमें एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो होता है, उसके लिए बायोलॉजी मास्टर सीरीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहने वाली है आपके जो 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। तो आगे मिलते हैं किसी और नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ अगले सैटरडे। तब तक के लिए जय हिंद।